दोस्तों, हिंदुस्तान में हर साल कई हजार रेप केस रजिस्टर्ड होते हैं और कई ऐसे रेप केस होते हैं जो इज्जत या जान के डर से रजिस्टर्ड ही नहीं होते, उन पर कोई बात ही नहीं करता, उनको दबा दिया जाता है। कुछ कमजोर लोग जालिम के जुल्म से डरकर अपना इरादा बदल देते हैं, तो कुछ कमजोर लोग अपने हक के लिए लड़ाई कर इतिहास बदल देते हैं। ये वाकया है 26 मार्च 1972 का। दोस्तों, मथुरा एक 14 से 16 साल की आदिवासी लड़की थी जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। मथुरा अपने दो बड़े भाइयों के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। मथुरा के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने बुरे थे, जिस दिन वो लोग काम करते उसी दिन वो खाना खा पाते थे और जिस दिन वो काम नहीं करते वो भूखे सो जाते थे। मथुरा की जान पहचान में खातून थी जिसका नाम था नुंशी। नुंशी अक्सर मथुरा को काम दिलाया करती थी। नुंशी की बहन का एक लड़का था जिसका नाम था अशोक। अशोक और मथुरा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और आपस में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता मथुरा के बड़े भाई कामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से मथुरा अपने भाई को बिना इत्तला दिए अशोक से शादी करने के लिए नुंशी के घर चली जाती है। जब मथुरा के बड़े भाई कामा को इस बात का एहसास होता है, वो अपने करीब वाले देसाईगंज पुलिस स्टेशन जाकर नुंशी के हस्बैंड लक्ष्मण और अशोक पर अपनी बहन को किडनैप करने का इल्जाम लगाकर कंप्लेन कर देता है। फिर रात में तकरीबन 8:30 बजे के आसपास देसाईगंज पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल्स नुंशी और अशोक को पकड़कर पुलिस स्टेशन को लाते हैं और साथ में मथुरा को भी लाया जाता है। फिर रात में 10 बजे तक तकरीबन इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और तब तक कामा भी पुलिस स्टेशन में मौजूद रहता है। उस वक्त देसाईगंज पुलिस स्टेशन में 3 पुलिस वाले मौजूद थे। एक बाबूराव जिसने अशोक और मथुरा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, दूसरा गणपत और तुकाराम, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल। रात में तकरीबन 10:30 बजे के आसपास स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद मथुरा और अशोक को अपने घर वालों के साथ वापस घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। जब मथुरा और अशोक अपने घर वालों के साथ वापस घर जाने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो मथुरा को वापस से पुलिस स्टेशन में बुला लिया जाता है और बाकी के लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाता है। मथुरा जो सिर्फ 14 से 16 साल की लड़की थी, उसे वापस पुलिस स्टेशन में अंदर बुला लिया जाता है और पुलिस स्टेशन का दरवाजा भी अंदर से लगा दिया जाता है और पुलिस स्टेशन के सारे लाइट्स भी ऑफ कर दिए जाते हैं। मथुरा के बाकी साथी जो बाहर ठहरकर ये सब देखते हैं, उन्हें बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन बेचारे गरीब आदिवासी किसी की हिम्मत नहीं होती पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाए और ये पूछे कि अंदर क्या चल रहा है। तभी कांस्टेबल गणपत मथुरा को पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में ले जाता है और वहां पर उसका रेप कर देता है। फिर वो मथुरा को पुलिस स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में ले जाता है और वहां पर भी उसका रेप कर देता है। फिर तुकाराम मथुरा के करीब आता है, लेकिन वो इतना नशे में होता है कि नशे के कारण वो मथुरा का रेप कर नहीं पाता। हालांकि उसकी नीयत होती है ये सब करने की, लेकिन नशे के कारण वो अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होता। मथुरा अपने रेप के दौरान ना चीखती है, ना चिल्लाती है, ना इन दरिंदों से बच के भागने की कोशिश करती है। लेकिन मथुरा जब पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अपने साथियों को ये सब सुनाती है तो वो इस तरीके से चीखने चिल्लाने लगते हैं कि आसपास के सारे लोग जमा हो जाते हैं और पुलिस वालों पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उनको मजबूरन पुलिस वालों के ही खिलाफ एक रेप केस रजिस्टर्ड करना पड़ता है। कांस्टेबल गणपत और तुकाराम के खिलाफ मथुरा का रेप करने का केस रजिस्टर्ड होता है और ये केस फॉरवर्ड किया जाता है सेशन कोर्ट को और केस हियरिंग पर आता है 1 जून 1974 को। सेशन कोर्ट ये जजमेंट देता है कि कांस्टेबल गणपत और तुकाराम गिल्टी नहीं है, दे आर नॉट गिल्टी, क्योंकि मथुरा का जो मेडिकल रिपोर्ट आता है उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि मथुरा वर्जिन नहीं है, उसके पहले भी फिजिकल रिलेशंस रह चुके हैं। सेशन कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर लोग इतने नाखुश थे कि वो मथुरा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। अब इस केस को लेकर प्रेशर इतना बढ़ गया कि इस केस को नागपुर बेंच ऑफ मुंबई हाईकोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया गया। इस केस को लेकर इतना बड़ा प्रेशर था कि नागपुर बेंच ऑफ मुंबई हाईकोर्ट ने एक कांस्टेबल को 5 साल की सजा और एक कांस्टेबल को 1 साल की सजा सुना दी, लेकिन ये भी सुनने के बाद लोग खामोश नहीं बैठे। फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया जो सेशन कोर्ट ने दिया था कि ये लोग उस वक्त इतने नशे में थे कि ये रेप करने का प्लान कर ही नहीं सकते और अगर इन्होंने रेप किया तो फिर मथुरा ने चीख पुकार क्यों नहीं की और उसकी बॉडी पर कोई भी इंजुरी क्यों नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में उसको हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स ही कहा है, यानी कि उसको आदत थी ये सब करने की और मथुरा ने ही कांस्टेबल्स को मैनिपुलेट किया है ये सब करने के लिए। सितंबर 1979 में सुप्रीम कोर्ट का जब मथुरा रेप केस को लेकर ये जजमेंट आता है तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर, लोतिका सरकार एंड वसुधा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिखते हैं और इसमें ये मेंशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हैं कि अगर कोई लड़की अपनी जान या इज्जत के डर से किसी को अपनी बॉडी सरेंडर कर देती है जबकि उसके लिए उसकी मर्जी नहीं होती, तो क्या इसको रेप नहीं माना जाता है? क्या ये जरूरी है कि वो रेप के वक्त चीख पुकार करे या अड़प झड़प करे, उसकी बॉडी पे कोई इंजुरी होना जरूरी है? अगर वो जान के डर से किसी पोस्टल आदमी को यानी कि कोई ऑफिशियल आदमी को अपनी बॉडी सरेंडर कर देती है जबकि उसकी मर्जी नहीं है, तो क्या इसको रेप
नहीं माना जाएगा। सोशल एक्टिविस्ट आगे लेटर में सुप्रीम कोर्ट को लिखती हैं कि मथुरा ने बस इसीलिए अपनी बॉडी को सरेंडर किया था क्योंकि वो पुलिस वाले थे और वो डर चुकी थी। और दूसरी बात, उसने जो चीख पुकार नहीं किया, अड़प चड़प नहीं किया, उसकी दूसरी वजह ये है कि जो बाहर अशोक बैठा हुआ था वो इससे शादी करने वाला था। अगर उसको मालूम हो जाता तो वो शादी से इनकार कर देता। बस यही डर से मथुरा ने कोई चीख पुकार नहीं किया है। इस लेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से लेटर पढ़ सकते हैं। सारी चीजें डिटेल में लिखी गई है इस लेटर में। ये तमाम बातें सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट बिल्कुल भी नहीं बदलता, लेकिन हाँ, ये सोशल एक्टिविस्ट की मदद से, इनकी कोशिश से और मथुरा की हिम्मत से रेप लॉ में कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1983 में रेप लॉज में कुछ चेंजेस करता है, जिसमें से बहुत बड़े 2 चेंजेस हैं। रेप लॉ में पहला चेंज ये आता है कि कोई भी ऑफिशियल, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसकी कस्टडी में आए हुए कोई भी लड़की का वो लड़की की मर्जी से भी ऑन ड्यूटी सेक्सुअल वो रिलेशन नहीं रख सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज आता है। और दूसरा चेंज ये आता है, अगर कोई भी लड़की उसकी कंसर्न ना होते हुए भी या उसकी कंसर्न होते हुए भी वो अगर अपनी बॉडी को सरेंडर कर देती है और बाद में वो ये कंप्लेन करती है कि उसकी कंसर्न के बगैर उसका रेप हुआ है, बस उसने मजबूरी में अपनी बॉडी को सरेंडर कर दिया था, तो उसको रेप ही माना जाएगा। दोस्तों, इस लॉ का, इस सेक्शन का एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशन बना सकती है और फिर बाद में अगर उसकी डिमांड ना मानी जाए तो वो ये भी ब्लैकमेल कर सकती है, ये भी कंप्लेन करवा सकती है कि इसने मेरी कंसर्न के बगैर मेरे साथ रेप किया है। यानी कि मैंने डर कर या इज्जत के डर से या जान के डर से अपनी बॉडी को सरेंडर कर दिया था, मेरा रेप हुआ है। और इसी टॉपिक पे हमारे बॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था सेक्शन 375। आप देख सकते हैं कि एक लड़की किस तरीके से एक आदमी को मैनिपुलेट करके उसको ट्रैप करती है, जब अपना पर्सनल जो रिवेंज होता है, जो बदला होता है, वो लेती है उसको यही सेक्शन के तहत, और वो केस जीत भी जाती है। आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये है, दिमाग खराब ये काम ही मत करो गलत काम ही मत करो कि आगे जाके अटकना पड़े। मेरे हिसाब से तो भाई सीधे सीधे 4 शादी करो और जो करना है करो, दिमाग खराब।